तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज बात कर रहे हैं किसके बारे में? पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है पहले इसको समझते हैं, फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? देखो, अगर मल्टीपल जीन्स किसी एक करेक्टर या एक ट्रेट को अफेक्ट कर रही हैं तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मतलब बहुत सारी और जेनिक मतलब जीन्स। तो पॉली मतलब मैनी और जेनिक मतलब जीन्स। तो जब बहुत सारी जीन्स मिलकर किसी एक करेक्टर को अफेक्ट करती हैं, किसी एक करेक्टर को अफेक्ट करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। कैसे? जैसे बॉडी कलर, अगर ह्यूमंस में बोले बॉडी कलर या हाइट या हेयर कलर या आई कलर, स्किन कलर तो बोल दिया मैंने, है ना? हाँ, स्किन कलर। तो ये सब किसके एग्जांपल है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। दैट मीन्स अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को लिखूं तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम लोग लिख सकते हैं, देखो, when multiple genes interact and affect a phenotype of one trait is called polygenic inheritance। polygenic इनहेरिटेंस, है ना? कैसे? देखो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। बॉडी कलर, जब बॉडी कलर की बात करेंगे तो बॉडी कलर के लिए अब 3 जीन रिस्पॉन्सिबल है। 3 अलग अलग जीन है और वो 3 अलग अलग जीन मिलकर के क्या कर रही है? सिर्फ एक ट्रेट को देख रही है। किसको? बॉडी कलर को। कैसे? देखो, मैंने बोला जीन है ए, बी और सी। तो सब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी कर रहे हैं। देखो, ये जीन जो है ये डोमिनेंट है। ये वाला क्या है? ये वाला है डोमिनेंट है। और ये जीन प्रोड्यूस कराएंगे किसको? जरा बताओ। मैंने आपको बोला कि इसकी वजह से कलर जो है वो कैसा है? ब्लैक कलर, यानी स्किन का कलर कैसा है? ब्लैक है। तो अगर स्किन का कलर ब्लैक है तो स्किन का कलर किसकी वजह से ब्लैक होता है? कौन सा पिगमेंट होता है? मेलानिन। तो इसका मतलब ये जीन क्या प्रोड्यूस कर रही है? मेलानिन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, और अब यहां पर मैंने बोल दिया ये जीन है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये सारी की सारी क्या होंगी? रेसेसिव। ये सारी की सारी रेसेसिव होंगी, यानी नो मेलानिन प्रोड्यूस। और अब स्किन का कलर कैसा होगा? लाइट, या हम व्हाइट बोल दें? फेयर नहीं, मिनिमम नहीं, उसका कुछ नाम था यार, है ना? उसका कुछ नाम था। क्या नाम था? देखना क्या नाम था? लाइटेस्ट बोला एनसीईआरटी में। तो कैसा कलर होगा? लाइटेस्ट कलर है, यानी जिस इंसान के अंदर स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी जीन होंगी वो बहुत गोरा होगा, दुनिया के सबसे गोरे इंसान, है ना? हाँ। लेकिन जिसके अंदर कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी हुआ, उसका कलर क्या होगा? ब्लैक होगा, बहुत ज्यादा डार्क होगा। ये बात बाजरी। इनके बीच में एक और आएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल सी, स्मॉल बी, है ना? ये यहां पर ये भी डोमिनेंट ही है, ये भी डोमिनेंट है, यानी यहां पे भी मेलानिन सिक्रीट हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा, यानी हम बोल सकते हैं लेस मेलानिन सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी कलर क्या होगा? डार्क होगा। बॉडी कलर डार्क भी नहीं,
वीटिश, वीटिश कलर। लेकिन अब देखो इनके बीच में और भी तो कलर हो सकते हैं। दैट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, ये भी तो हो सकता है। तो ब्लैक, देन उसके बाद डार्क, देन डार्क के बाद थोड़ा लेस डार्क, देन वीटिश, वीटिश के बाद फेयर और लाइटेस्ट, और भी कलर आ सकते हैं, है ना। तो यहां पे हो क्या रहा है, सिर्फ देखो बहुत सारी जीन्स मिलकर के ए बी और सी, तीन तीन जीन है, तीन तीन जीन मिलकर के सिर्फ एक ही ट्रेड को क्या कर रही है, टारगेट कर रही है, और वो क्या है, बॉडी कलर है ना। ऐसे ही हेयर कलर में भी होता है, हेयर पिगमेंटेशन में, ऐसे ही आई कलर में भी होता है, आई पिगमेंटेशन में, है ना। तो बहुत सारे करेक्टर आ सकते हैं। हाइट, हाइट हो सकता है, हाइट सिर्फ यही थोड़ी कि ये लंबा है और ये छोटा है, सिर्फ यही होती है क्या हाइट, और भी होती है ना। एक तो बहुत लंबा है ना जो 6.5-7 फुट का है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में लड़ने जा रहा है, एक छोटा सा पता पड़ा 5 फुट का है, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में लड़ने जा रहा है, रे मिस्टीरियो, है ना, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में लड़ने जा रहा है। तो 2-2 फुट का अंतर है, लेकिन मीडियम भी है, 5'5" भी है, जैसे हम लोगों में वेरिएशन है, जैसे मेरी हाइट 5'9" है, इसकी हाइट 6 फुट है, इसकी 5 फुट ही है, ये 1.5 फुट की है ना, वो आधे फुट की है ना। तो हाइट वेरी कर रही है ना। तो हाइट के लिए हाइट भी किसमें आ रही है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। दैट मीन्स सीधी सी बात, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जब सेम ट्रेट को या सेम करेक्टर बोल दो ज्यादा बढ़िया, सेम करेक्टर को मोर देन वन जीन क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, तो वो क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बोलो ये बात समझ आई, क्या होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पक्का। चलो नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे एक सवाल का और जवाब दे दो, उसके बाद नोट करना भाई। मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैंने आपसे बोला पॉलीजेनिक, देखो जरा ध्यान से, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और मल्टीपल एलील्स में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा। मल्टीपल एलील्स पढ़ा था, याद है, ब्लड ग्रुप में पढ़ा था, IA, IB और IO, याद है। IO क्या, आई होता था सिर्फ, और वो भी स्मॉल आई होता था, है ना। ये A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप बना रहे थे। ये किसका एग्जाम्पल था, मल्टीपल एलील का, मल्टीपल एलील का। आप इनमें डिफरेंस बताओ मुझे, क्या डिफरेंस है मल्टीपल एलील और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। सारे मिलके एक जीन को कर रहे हैं, हाँ, और ये जो है सर, ये तीनों जो है वो एक को कर रहे हैं, वो तीनों मिलके एक को कर रहे हैं, मतलब आराम से सोच के बताओ, कोई बात नहीं। जैसे ये सारे मिलके ये डिसाइड कर रहे थे कि ये उसके हैं, मतलब ब्लड ग्रुप AB आता है इसमें, हाँ, और ये सारे मिलके जो है वो ब्लड कलर उसको कर रहे हैं, कलर को। नहीं, वो तो करेक्टर तो हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जीन का क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे तो बहुत सारी जीन यूज हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या बहुत सारी जीन्स यूज हो रही है, नहीं हो रही, है ना। यहाँ पर सिंगल जीन ही क्या कर रही है, सारे करेक्टर देख रही है ना, पता पड़ रहा है, सिंगल जीन के क्या बन रहे हैं, बहुत सारे एलील्स बन रहे हैं, यानी सिंगल जीन के बहुत सारे ट्रेड्स आ रहे हैं ना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारी जीन एक ट्रेड को कवर कर रही है। अच्छा, हाँ वही चीज है ना, कि ब्लड ग्रुप में क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है बताओ। उसमें तो ये है कि बहुत सारे एलील हाँ, यानी कि दो चार एलील मिलके एक उसको डिफाइन कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं कैरेक्टर। हाँ, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ये होता है कि मल्टीपल जीन लोकस जो होते हैं वो एक कैरेक्टर सिंगल को डिफाइन। हाँ देखो इसका मतलब जब हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो वहां पे एक से ज्यादा जीन आ रही है और सबके अपने 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 एलील्स बना रही है। एक से ज्यादा जीन आई, अपने अपने एलील्स बनाए और फिर एक करेक्टर को टारगेट कर लिया, यानी एक करेक्टर के लिए बहुत सारी जीन। लेकिन यहाँ पे एक करेक्टर के लिए एक ही जीन है, लेकिन उस जीन की एलील्स बहुत सारी बन रही है, याद है, पता चला। तो यहाँ पर क्या है, एक सिंगल जीन यूज हो रही है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल जीन्स यूज हो रही है। बोलो क्लियर है, ठीक है, करो फिर नोट जरा।
ऐसे लिख दूं यहां पर मल्टीपल जीन्स कंट्रोल्स सिंगल करेक्टर या वन करेक्टर, और यहां पर मल्टीपल एलील्स कंट्रोल्स वन करेक्टर। अब सही है ना? जीन सिंगल है लेकिन जीन की एलील क्या हो गई, मल्टीपल हो गई। बोलो पता चला? चलो शाबाश, करो अब करो बेटा नोट। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं पैलियोट्रोपिक जीन क्या होती है ना, उसके बारे में। तो चलो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ लिया। देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है बेटा, मल्टीपल जीन्स जो है वो एक ट्रेड को अफेक्ट कर रही है, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पर पैलियोट्रोपिक जीन में वो जीन्स होती हैं जो हाँ मल्टीपल ट्रेड्स को अफेक्ट करती हैं एकदम। तो हम बात करें अगर पैलियोट्रोपी के बारे में ना, PLEIOT, हाँ पैलियोट्रोपी, तो ये क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक expression in which only one gene सिर्फ एक जीन अफेक्ट करती है मल्टीपल ट्रेट्स को, अफेक्ट करती है मल्टीपल ट्रेट्स को। ठीक है, कैसे? देखो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे पहला एग्जाम्पल है एक डिजीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक एग्जाम्पल ये देखेंगे। इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल और देखेंगे सिकल सेल एनीमिया, इनको हम सेपरेट भी पढ़ेंगे दोनों को, है ना। अब फिनाइल कीटोन्यूरिया में हो क्या रहा है, देखो एक जीन थी डीएनए पे, डीएनए था उस पर एक जीन थी, ये एक जीन है, ये प्रोड्यूस कर रही है एक एंजाइम। बोलो कौन सा एंजाइम था, फिनाइल एनालिन, हाँ वेरी गुड, फिनाइल एनालिन ALANINE, एलेनिन, है ना, हाइड्रोक्सिलेज। तो ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करी, एंजाइम या प्रोटीन, क्या एंजाइम और प्रोटीन सेम होते हैं, बोलो हाँ या ना, प्रोटीन से एंजाइम होते हैं, है ना। यानी हर एक एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, वो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रिप्टेज वगैरह को छोड़ करके, है ना। नॉर्मली जितने एंजाइम होते हैं सब क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब बॉडी के अंदर एक अमीनो एसिड था फिनाइल एलेनिन, और ये जो अमीनो एसिड था इसको फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो था कन्वर्ट कर रहा था किसमें, टायरोसिन में। टायरोसिन भी क्या है, अमीनो एसिड है, तो फिनाइल एनालिन जो अमीनो एसिड है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, टायरोसिन में। कौन एसेंशियल था, फिनाइल एनालिन, ये एसेंशियल अमीनो एसिड है, ये नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल का मतलब क्या होता है, नॉन एसेंशियल का मतलब है जो हमारी बॉडी में पहले से बन रहा है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको हमें बाहर से लेने की जरूरत होती है। बाहर से कैसे, खाना खा करके, है ना, खाने में होता है, ठीक है, दाल वगैरह कई सारी चीजें हैं उनमें होता है। अब टायरोसिन क्या करता है, ये प्रिकर्सर है T3 एंड T4। T3 T4 हार्मोन है जिनको सिक्रीट कर रहा है कौन, थायराइड ग्लैंड, है ना। और डोपामिन, कोई मुझे बताएगा डोपामिन का फंक्शन है, हैप्पी हार्मोन, खुशी में रिलीज होता है ना। और एड्रेनलिन और थायरोक्सिन, तो ये आ गया T3 T4, ये
थायरोक्सिन ही है, हाँ, मेलानिन। मेलानिन, मेलानिन किस चीज के? अच्छा, एड्रेनलिन का काम इमरजेंसी हार्मोन, ट्रिपल एफ, फायर फाइट एंड फ्लाइट, है ना। तो ये कब रिलीज होता है? जब फियर, डर हो, ये एकदम एक्टिव होना है, तब कौन रिलीज होता है? एड्रेनलिन। अच्छा, मेलामाइन क्या करता है? बॉडी पिगमेंटेशन, हाँ, मेलानिन, सॉरी, मेलानिन क्या करता है? बॉडी पिगमेंटेशन, बॉडी पिगमेंटेशन में काम आता है ना। पता है ना, अभी अभी पढ़ा था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कि मेलानिन का क्या काम होता है? पिगमेंटेशन को बढ़ाना, है ना। अब होगा क्या अगर इस जीन में कोई भी डिफेक्ट आ गया? देखो जरा, ये सिंगल जीन जो थी, इस सिंगल जीन की वजह से, देखो ध्यान से, इस सिंगल जीन की वजह से कितने सारे ट्रेट क्या हो रहे हैं? कंट्रोल हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं। यानी अकेली जीन जो है एक प्रोटीन को रिलीज कर रही थी, और वो अकेला प्रोटीन जो है या एंजाइम, वो टायरोसिन बना करके कितने सारे ट्रेट्स को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है ना। लेकिन अगर किसी वजह से यहां पर यूवीज वगैरह पड़ गई, यूवीज वगैरह पड़ गई, तो यहां पे क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। और अगर म्यूटेशन हो गया तो म्यूटेशन होने की वजह से क्या होगा? अब ये जीन जो है वो डीएक्टिवेट हो गई, यानी ये इतना ज्यादा फेनिल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज बना ही नहीं पा रही, या बनाएगी नहीं, या बहुत कम बनाएगी। जब बहुत कम बनाएगी तो फेनिल एनालिन जो है वो टायरोसिन बना पाएगा? नहीं। टायरोसिन नहीं बनाने की वजह से क्या होगा? थायरोक्सिन भी रिलीज नहीं हो रहा, डोपामाइन भी नहीं हो रहा, एड्रेनलिन भी नहीं हो रहा, और मेलानिन तो हो ही नहीं रहा, वो भी नहीं हो रहा। इसी की वजह से क्या होगा? हेयर एंड बॉडी पिगमेंटेशन क्या हो जाएगा? हाँ, पिगमेंटेशन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, है ना। किसकी वजह से? सिर्फ एक जीन की वजह से। देखो चार चार ट्रेट अफेक्ट हो गए, सिर्फ एक जीन की वजह से। क्या हुआ? हाँ हाँ बोलो। हाँ, मेंटली रिटार्डेड भी आएगा, थम जाओ। अच्छा, एक चीज सुनो, यूवी जो है ना वो यहां नहीं पड़ रही एंजाइम पे, यूवी रेस डायरेक्टली किस पे पड़ रही है? जीन को अफेक्ट कर रही है ना। तो यूवी जो है किसको अफेक्ट कर रही है? जीन को। यानी यहां पे क्या होगा? म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होने की वजह से अब ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। बोलो क्या इतनी बात क्लियर है? अब बोलो तुम क्या कह रही थी? हेयर, कोई बात नहीं, हेयर को भी मेलानिन इफेक्ट करता है ना, कम करता है लेकिन करता है इफेक्ट, ठीक है। तो बॉडी पिगमेंटेशन भी चेंज हो गया। अब अगर ये एंजाइम नहीं बन रहा तो फेनिल एनालिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिनाइल पायरुवेट में। और फिनाइल पायरुवेट क्या है? ये कीटोन बॉडी है। क्या है ये? कीटोन बॉडी। और अगर ये कीटोन बॉडी है तो अब क्या होगा? अब ये यूरिन के थ्रू क्या होगा? पास होगा, और इस फिनाइल पायरुवेट की वजह से ही मेंटल रिटार्डेशन होगी। मेंटल रिटार्डेशन होगी। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है भाई? कोई मेंटली रिटार्डेड है मतलब सोचने समझने की शक्ति उसकी कम है ना। तो जब अगर आपकी सोचने समझने की शक्ति कम हो रही है, आप चीजों को सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, दैट मींस क्या होगा? वो इंसान क्या है? मेंटली रिटार्डेड है। तो हो सकता है कि फिनाइलकीटोन्यूरिया की वजह से हो। अब वो तो पता पड़ जाएगा यूरिन के थ्रू, यूरिन टेस्ट में पता चल जाएगा। अच्छा, यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? येलो नहीं होता भाई, यूरिन का कलर येलो तो पानी की कमी से और ग्लूकोज की कमी से होता है, थोड़ा डार्क हो जाता है, थोड़ा डार्क कलर का यूरिन होने लग जाता है, और वहीं से पता चल जाता है, डार्क मतलब हल्का ब्लैक शेड आने लगता है, और वहीं से पता पड़ जाता है कीटोन बॉडी ब्लैक कलर बनाती है, और वहीं से पता पड़ता है कि हाँ भैया इसको तो फिनाइलकीटोन्यूरिया हो गया, है ना। कैसा है देखो, क्या हो गया यहाँ पे? म्यूटेशन की वजह से हुआ, पता पड़ा। तो पैलियोट्रॉपी पता चला क्या? बोलो यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट है? पक्का नहीं है? चलो, इसके बाद कौन आएगा? सेक्स डिटर्मिनेशन आएगा, है ना। तो सेक्स डिटर्मिनेशन और म्यूटेशन कल के लेक्चर में कवर करते हैं, है ना। अभी आप लोग इतना ही कर लो, जरा करो जरा नोट। हाँ, यूवी रेज सन से, हाँ, बॉडी के अंदर पास हो जाती है ना। यूवी रेज जैसे एक्सरेज है, एक्सरे से भी ज्यादा एनर्जी होगी, एक्सरे से कम एनर्जी होती है यूवी रेज में। अब एक्सरे भी म्यूटेशन कॉज करती है,
तो जरूरी नहीं है कि यूवी रेज हो, एक्सरेज भी हो सकती है, कुछ कार्सिनोजेंस भी होते हैं। तो वो क्या करते थे, एक्सरे है, आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ, पैर में हुआ, आपने एक्सरे निकलवाया, तो एक्सरे क्या कर रहा है, पूरी बॉडी को पास कर रहा है। जब एक्सरे आप निकलवाने जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है, ज्यादा एक्सरे मत करवाओ, ऐसा होता है ना। डॉक्टर भी कोशिश ये करते हैं, अब तो खैर डॉक्टरों को मतलब नहीं है, लोग मर रहे हैं तो कल की जगह आज मर जाए, हमारा पैसा आ जाए, ये होता है। लेकिन नॉर्मली वैसे आप जाओगे तो डॉक्टर अगर बढ़िया डॉक्टर है वो आपको यही सजेस्ट करेगा, भाई बार बार एक्सरे मत कराओ। क्यों, एक्सरे क्या करेंगी, आपकी बॉडी से पास हो रही है डायरेक्ट, दैट मीन्स वो आपके डीएनए को भी अफेक्ट कर रही है, और अगर एक्सरे की वजह से डीएनए में म्यूटेशन हो गया तो कोई भी डिजीज हो सकती है। देखो ये तो था फिनाइलकीटोन्यूरिया, लेकिन यहीं पे एक और बता दूं, देखो एक डिजीज और है जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल। हाँ, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है, बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी 4 चेन होती है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। अब इसकी बीटा चेन में यहां पर देखो हीमोग्लोबिन की चेन बनी है, किसकी बनी हुई है, अमीनो एसिड की, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारी है, दिख रही है। अच्छा देखो 6th पोजीशन पर नॉर्मली हीमोग्लोबिन की बीटा चेन पे क्या प्रेजेंट होता है, जीएजी। अमीनो एसिड का नाम बताओ, ग्लूटामिक एसिड। हाँ, तो यहां प्रेजेंट होता है ग्लूटामिक एसिड। और अब होगा क्या, जो जीन की, जिस जीन से ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, अगर वो अफेक्ट हो गई तो वहां पे ग्लूटामिक एसिड नहीं बनेगा, या नहीं तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की चेन थी। लेकिन यहीं पे अगर जीन अफेक्ट हो गई, 2 3 4 5 6 7, 6 नंबर की जीन है, तो किस पे अफेक्ट होता है, 6 नंबर की जीन पे। और 6 नंबर की जीन पे अफेक्ट होने की वजह से अब ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बनता है, वेलाइन बनता है ना, तो वेलाइन बनता है। और अब इस वेलाइन के बनने की वजह से जो आपके सेल का शेप था ऐसा, इस तरह का आरबीसी का शेप होगा, है ना। और अब वेलाइन की वजह से शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, और अब कैसा हो गया, सिकल, इस तरह का टाइप का हो गया, है ना। अच्छा, इसका फायदा भी है, वैसे तो सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है ना, और बहुत नुकसानदायक डिजीज है, लेकिन इसका फायदा भी है। जिसको सिकल सेल एनीमिया है ना, उसको मलेरिया नहीं होता कभी, क्योंकि इनकी ज्यादा लाइफ साइकिल ही नहीं होती। सिकल सेल जो है, इन सेल की आरबीसी की लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है, 120 डेज। डब्ल्यूबीसी नहीं, आरबीसी की बात कर रहे हैं। आरबीसी की लाइफ साइकिल कितनी होती है, 120 डेज होती है। लेकिन अब सिकल सेल एनीमिया की लाइफ साइकिल बहुत कम हो गई। बहुत कम होने की वजह से, सेल की लाइफ साइकिल बहुत कम होने की वजह से क्या होगा कि अब यहां पर मलेरिया जो है, जो मलेरिया किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, क्या है, एक प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही, इतने में सेल खत्म हो गई, जिसके वजह से मलेरिया कॉज नहीं होता। दूसरा, पहले इसके अंदर आराम से जो है आपका प्रोटोजोआ घुस जाता था, लेकिन अब शेप चेंज होने की वजह से क्या है, अब प्रोटोजोआ आराम से अंदर जा भी नहीं पा रहा है सेल के। तो ये अफ्रीका में हुआ था सबसे पहले। अफ्रीका में क्या था, मलेरिया सबसे ज्यादा फैलता था, तो वहां लोगों में म्यूटेशन होने लग गई अपने आप ही, है ना। होता है ना, क्या बोला डार्विन ने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो क्या हुआ, अपने आप ही बॉडी ने म्यूटेशन की और सेल का शेप कैसा हो गया, सिकल शेप हो गया। तो उसको क्या बोला गया, सिकल शेप एनीमिया, जिसकी वजह, तो अब क्या, मलेरिया क्या हो गया, अब कम होने लगा वहां के लोगों को, पता चला, बोलो क्लियर है। तो यही क्या है आपका प्लियोट्रॉपी है ना। बाकी अब अगले लेक्चर में करेंगे, आप लोग नोट कर लो।